हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे गैसेस स्टेट में ग्राहम्स लॉ की। ग्राहम्स लॉ के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और बताया भी था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन है वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास इफ टेम्परेचर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफाइस इज सेम। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आएगा, तो लिखो एज ए नोट। क्या पॉइंट? ये पॉइंट वैसे हमने कह तो दिया, बट इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। पॉइंट ये था कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन है ना, वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, पार्शियल प्रेशर पे भी नहीं, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन आर डिपेंड्स ऑन partial pressure difference। तो रेट ऑफ इफ्यूजन आर डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है ये। जैसे यहां पर हमने कहा था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट अपॉन रूट ऑफ एम इंटू टी। यही था ना। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। जिन गैस का हम इफ्यूजन और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है एक्चुअली। तो हम तो कई बार पार्शियल प्रेशर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि बाहर में वैक्यूम है, और वैक्यूम है तो प्रेशर बाहर क्या हुआ? जीरो। तो जो अंदर का प्रेशर है कंटेनर के अंदर का, वही प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के बराबर हो गया। इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इस क्वेश्चन से बढ़िया रिलेट कर पाओगे। मान लो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम है 0.2 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है मान लो 0.2 एटमॉस्फेयर, और 0.4 ले लो। एटमॉस्फेयर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, ये भी 0.4 एटमॉस्फेयर। सो व्हाट इज द टोटल प्रेशर? 0.4, 0.4, 0.2, 1 एटमॉस्फेयर, and it is placed in the open atmosphere। एक लार्ज एटमॉस्फेयर के अंदर इस कंटेनर को रख दिया और उसमें एक स्मॉल होल क्रिएट कर दिया। ये रहा, ये ऑरिफाइस है। तो गैसेस विल गो आउट, नॉट ओनली गो आउट, विल कम इन ऑल्सो। बाहर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमें जनरली मालूम होता है। ये जो एयर है, एयर में O2 है, N2 है, एंड दिस इज नियरली 80%, नियरली 20% बाई वॉल्यूम। दिस इज द कॉमन कॉम्पोजिशन ऑफ O2 एंड N2 इन एयर। और टोटल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हुआ? 0.2 एटमॉस्फेयर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हुआ? 0.8 एटमॉस्फेयर। These are the partial pressures of air, O2 and N2 in the air outside, and atmosphere is very large। एक कंटेनर था जिसमें हीलियम थी 0.2 एटमॉस्फेयर, O2 का पार्शियल प्रेशर था 0.4 एटमॉस्फेयर, N2 का पार्शियल प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर। उसमें एक स्मॉल होल क्रिएट किया, उसके कारण से इफ्यूजन हुआ। अच्छा, इफ्यूजन ऐसा नहीं है कि अंदर से बाहर जाएगी, हर वो गैस का मूवमेंट होगा फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। तो some of the gases may go out, some of the gases will come in, net finally। मान लो ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में ले लिया। क्वेश्चन ये पूछ ले, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वेरियस गैसेस इनसाइड द वेसल आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना आना जाना था वो सब निमट लिया। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ गैसेस बाहर जाएंगी, कुछ अंदर आएंगी। अल्टीमेटली बताओ कंटेनर के अंदर क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हीलियम का पार्शियल प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर
ऑक्सीजन इज 0.4, नाइट्रोजन इज 0.4 एंड एक स्मॉल ऑरिफाइस जनरेट कर लिया जिससे गैसेस बाहर आ जा सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं, बाहर वाली गैस अंदर भी आ सकती हैं। एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेरियस गैसेस इनसाइड द वेसल आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, अपना आंसर एक बार मैच करो। मान लो मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्या होगा फाइनली O2 का पार्शियल प्रेशर इनसाइड द वेसल इज 0.2 एटमॉस्फेयर, partial pressure of N2 will be 0.8 atmosphere and partial pressure of helium will be nearly 0। ये आंसर है, यही आंसर है। इसका मतलब जो बाहर एयर थी वही अंदर एयर होगी। तो सर हीलियम कहाँ गई? खो गई इनटू द लार्ज एटमॉस्फेयर। सुनो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं समझा रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो, पेन को नीचे रखो और लिखो। सुनो, बाहर एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, छोटा एटमॉस्फेयर नहीं है। इट इज़ अ वेरी लार्ज ह्यूज एटमॉस्फेयर जिसमें O2 N2 का कॉम्पोजिशन 20% 80% है। पार्शियल और टोटल प्रेशर कुछ ना दिया हुआ हो तो 1 एटमॉस्फेयर मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। O2 का पार्शियल प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर, N2 का पार्शियल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर। अब इस कंटेनर के अंदर हीलियम 0.2 है। अब हीलियम के रेस्पेक्ट में देखो, हीलियम अंदर 0.2 एटमॉस्फेयर है, 0 है बाहर है ही नहीं। तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू द हीलियम देयर इज अ वैक्यूम आउटसाइड। With respect to the helium there is a vacuum outside। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? हीलियम विल गो आउट। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से हीलियम विल गो आउट। और जब हीलियम बाहर जाएगी तो कई बार ऐसा लगता है कि बाहर भी हीलियम चली गई तो प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे। एटमॉस्फेयर बहुत लार्ज है, हीलियम मॉलिक्यूल्स विल बी लॉस्ट, वर्चुअली ऑल द हीलियम विल गो आउट बिकॉज आउटसाइड द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम विल रिमेन ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर फाइनली क्या हो गया? 0। अच्छा जरा O2 पे आओ तो O2 का पार्शियल प्रेशर इनिशियली कितना था? 0.4 एटमॉस्फेयर। बाहर में कितना है? 0.2 एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूल बाहर से भी अंदर आएंगे, अंदर से भी बाहर आएंगे, बट अगर X मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं तो 2X मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे इनिशियली। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डबल फॉर O2। ये 0.4 था, ये 0.2 था। तो इसका मतलब नेट रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द O2 मॉलिक्यूल विल बी देयर इनसाइड टू आउटसाइड। तो इसका मतलब नेट मॉलिक्यूल का फ्लो रहेगा और कब तक चलता रहेगा? जब तक पार्शियल प्रेशर डिफरेंस 0 ना हो जाए। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस 0 कब होगा? क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल रिमेन 0.2, ये नहीं चेंज होने वाला। तो ये 0.2 हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ भी घट के कितना हो जाएगा? 0.2। जब यहाँ भी 0.2 हो गया, यहाँ भी 0.2 हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूजन रुक जाए, बट जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल्स उतने टाइम में अंदर भी आएंगे एंड नेट पार्शियल प्रेशर स्टेबलाइज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन विल बिकम 0.4 एटमॉस्फेयर। ये रहा आंसर, 0.2 एटमॉस्फेयर, ये है आंसर। अब बारी नाइट्रोजन की। व्हाट वाज द पार्शियल प्रेशर? 0.4। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? 0.8। क्या होगा? मॉलिक्यूल बाहर भी जाएंगे और अंदर भी आएंगे, अंदर ज़्यादा आएंगे, तो नेट फ्लो विल बी N2 molecules from outside to inside। बाहर से अंदर आएंगे मॉलिक्यूल धीरे धीरे, और नेट फ्लो जब अंदर होगा तो अंदर का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा जो बाहर है। बाहर कितना? बाहर तो कांस्टेंट रहना है, 0.8 एटमॉस्फेयर। सो इनसाइड नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर विल बिकम 0.8 एटमॉस्फेयर। फाइनली व्हाट इज द आंसर? अंदर में एंटायर हीलियम विल गो आउट ऑलमोस्ट, पार्शियल प्रेशर विल बिकम 0 ऑलमोस्ट। O2 will become same as outside, 0.2 atmosphere. N2 will become as outside, 0.8 atmosphere. Total pressure will be 1. Here total pressure also is 1. That is your answer. I hope you have understood. Ultimately इस पूरे एग्जाम्पल से हमने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या इलस्ट्रेट करने की कोशिश की हमने? That rate of effusion depends on partial pressure difference। टोटल प्रेशर तो यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर था और यहाँ भी 1 था, तो टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नोट करो, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करें सभी बच्चे इसको। नोटेड? चलिए
द नेक्स्ट वन, जैसे ये हम नोट पढ़ रहे थे, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो हमने कांस्टेंट मान लिया था विद टाइम। हमने तो क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व किए थे कि एक कंटेनर में 2:3 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम गैस है, दोनों ऑरिफाइस से फ्यूज़ होते हैं। 10 मिनट में अगर इतनी हीलियम मिली है तो बताओ 10 मिनट में सेम टाइम पीरियड में D2 कितनी मिलेगी, ड्यूटेरियम गैस कितनी मिलेगी। हमने 10 मिनट तक रेट ऑफ इफ्यूजन को कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट को रहता थोड़ी है, नहीं, रेट ऑफ इफ्यूजन, एक्चुअल रेट ऑफ इफ्यूजन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस विद टाइम। क्यों? क्योंकि इफ्यूजन के कारण प्रेशर तो घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा, प्रेशर डिफरेंस घटेगा, तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी घटेगा लगातार। तो रेट ऑफ इफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो इसका मतलब वो प्रेशर वेरिएशन के साथ चेंज होगा, और प्रेशर वेरिएशन डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो। तो टाइम के साथ रेट ऑफ इफ्यूजन डिक्रीजेस। तो लिखेंगे वाइल सॉल्विंग, मैं पूरी बात लिख देता हूँ, मैं लिखवाता थोड़ा ज़्यादा हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को लिखते लिखते लगता भी है यार बहुत सारा लिखना पड़ता है, बट काम आता है सब। आप जब लिखते हो तो उसका इंप्रेशन सीधा दिमाग पे पड़ता है आपके, और वो एक चीज़ पक्की हो जाती है आपकी कि हाँ सीख रहे हैं चीज़ों को। आलस कुछ नहीं, लिखो पूरी बात। तो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, we assume a rate of effusion to be constant over a period of time. However, the fact is that rate of effusion continuously vary with the time as partial pressure decreases with the time due to the process of इफ्यूजन। मैंने पूरी बात देखो लिखी यहाँ पर। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हम रेट ऑफ इफ्यूजन को कांस्टेंट मान लेते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन किए भी थे। 10-10, 20-20 मिनट तक, 100 मिनट तक भी हमने रेट ऑफ इफ्यूजन को कांस्टेंट माना। ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व करने कुछ नहीं दिया हुआ है तो, बट एक्चुअल एनालिसिस की बात करें, हाउएवर द फैक्ट इज दैट द रेट ऑफ इफ्यूजन कंटिन्यूअसली वेरी मतलब डिक्रीज करता है विद टाइम एज द पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन। वो कैसे? पार्शियल प्रेशर क्यों चेंज होता है जरा देखना। ये रहा डब्बा, डब्बा मतलब कंटेनर, इसमें कोई गैस है, गैस ए। मान लो इसमें एक स्मॉल होल क्रिएट कर दिया, उससे मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, मॉलिक्यूलर फ्लो होगा, बल्क फ्लो नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ द वेरी साइज ऑफ पिन होल साइज ऑफ द इफ्यूजन और ऑरिफाइस इज देयर। अब मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। मान लो इनिशियली मॉलिक्यूल कुछ 1000 मॉलिक्यूल्स थे, तो आपको तो पता है ना, प्रेशर इज, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे तो प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा, बट नेक्स्ट सेकेंड फ्यू मॉलिक्यूल्स वेंट आउट, इफ्यूज्ड आउट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज्ड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डिक्रीज हुए तो पार्शियल प्रेशर भी तो घटेगा, और पार्शियल प्रेशर घटेगा, रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर। रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर घटता है, तो फिर ऐसे में क्या बोलें, रेट ऑफ इफ्यूजन, इसे हम -dp/dt बोलते हैं। मैंने शायद हिंट दिया था कि माइनस क्यों लगाते हैं, फिर सुन लो। समय के साथ जैसे जैसे देखो, dt तो हमेशा पॉजिटिव, टाइम ना घटता है, टाइम तो बढ़ता ही है। टाइम अगर घट जाता तो कोई बूढ़ा ही ना होता। मेरे बाल थोड़े से यहाँ से सफ़ेद से होने लगे, ये कभी सफ़ेद ना होते, ये ग्रे हेयर्स ना पाते, मज़े से एकदम, हाँ समझ गए ना बात को।
तो टाइम कभी ना घटता, टाइम तो बढ़ना ही है, तो dt विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट चूंकि इफ्यूजन का प्रोसेस है, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, तो dp विल बी नेगेटिव। और हम एक पहले से ही नेगेटिव लगा के रखते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ इफ्यूजन नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, रेट ऑफ इफ्यूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ इफ्यूजन इज ऑल, समझ में आया नेगेटिव क्यों लगाया। dt क्या है, t2 - t1, तो टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ना, तो dt इज पॉजिटिव। और dp क्या है, प्रेशर डिफरेंस P2 - P1, और प्रेशर तो घट रहा है तो P2 इज लेस देन P1, तो dp की निगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव पहले से लगा के रखो ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। ये है रेट ऑफ इफ्यूजन एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर अपॉन रूट ऑफ मोलर मास एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम द गिवन होल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अपॉन रूट ऑफ मोलर मास। यही तो है, ये है एक्चुअल इफ्यूजन, टाइम के साथ वेरिएशन है। ये है रेट ऑफ इफ्यूजन के पार्शियल प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। दिस इज प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूजन। ऑफ कोर्स इट वेरीज विद टाइम। एक बार इसको इंटीग्रेट करो यहां से, तो क्या वैल्यू, मैं जरा यहां कर लेता हूं, माइनस dp अपॉन dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू p अपॉन रूट ऑफ मोलर मास m। तो माइनस dp अपॉन p इज इक्वल टू k अपॉन रूट m इंटू dt। इंटीग्रेट कर लो। टाइम शुरुआत में 0 से लेके t टाइम बाद। अब मान लो इनिशियल प्रेशर P0 था, फाइनल प्रेशर P हो गया। 1/p का इंटीग्रल क्या होता है, ln p, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ln p, और लिमिट लगाओगे तो p/p0। p इनिशियली बोल सकते हो इज इक्वल टू k अपॉन रूट m इंटू टी। यहाँ से एक्सप्रेशन अगर निकालो तो ln p अपॉन p0 इज इक्वल टू माइनस में आ गया k अपॉन रूट m जो कि कांस्टेंट है इंटू t। k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आ गया एक्सप्रेशन। कई बार इससे यू भी कह सकते हैं कि p अपॉन p0 वुड बी इक्वल टू कितना, e की पावर माइनस k इंटू टी अपॉन रूट m। तो p इज इक्वल टू p0 e की पावर माइनस के टी अपॉन रूट m। ये है एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल डिके। इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। एक काम करो, पहले एक बात ये पूरी नोट करो, हालांकि इसके ऊपर जेई कभी सवाल नहीं पूछता, बट ऐसा भी नहीं है कि पूछेगा नहीं। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख दे क्वेश्चन कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ टाइम एज प्रेशर डिक्रीजेज, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑल्सो कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इतनी बात कह दे और फिर सवाल पूछ ले, तो फिर तो आपको रेट ऑफ इफ्यूजन को कांस्टेंट नहीं मान सकते, जैसा कि हमने माना था इन द प्रीवियस लेक्चर इन डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब नहीं मान सकते। अगर क्वेश्चन लिख दिया है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब नहीं मान सकते ऐसा, तब तो ये एनालिसिस करना ही होगा। ये जरा पूरी बात नोट करो। मैं ये ऊपर का पैराग्राफ हटाऊंगा, फिर ये ग्राफ बनाते हैं। डू इट नाउ। जरा देखना रेट ऑफ इफ्यूजन को। दिस इज पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज विद टाइम। अब t अगर शुरुआत में 0 है, मतलब शुरुआत का मतलब t इज इक्वल टू 0, तो e की पावर माइनस समथिंग 0 इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू p0। यहाँ से इनिशियल प्रेशर से यही मैक्सिमम प्रेशर है। अब तो प्रेशर घटना है, एक्सपोनेंशियल डिके। ग्राफ वुड बी लाइक दिस। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके। And this is P0. This is P0. तो ये एक्सपोनेंशियल डिके है, दिस इज P0।
तो ये p वर्सेस टाइम के साथ दिस इज द ग्राफ, p इज इक्वल टू पी नॉट e की पावर माइनस के टी अपॉन रूट m। तो गाइज ये तरीका था, ये याद रखेंगे कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन आर एंड पार्शियल प्रेशर डिफरेंस P को पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ही बोल देते हैं हम, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन भी डिक्रीज करता है और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भी डिक्रीज करता है, एंड दिस इज द वेरिएशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कई बार यूज करने में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या फिर ये याद रख लो, वो तो आप लॉग लेकर के P इज इक्वल टू पी, ऑफ कोर्स P इज लेस देन पी नॉट। किसी भी मोमेंट पर प्रेशर तो घटना ही है ना। तो ये ग्राफ है, एक बार नोट करो। लेट्स टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, सवाल लेंगे इसके ऊपर। नोट कर लिया, चलिए इसको हटाते हैं। अब ये सब कॉन्सेप्ट देखो, जेई मेन तो बिल्कुल नहीं पूछता ये सब चीज़ें। एडवांस्ड हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन लिख के दे दें आपको, इस तरह एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जा सकते हैं। वो कॉम्प्रिहेंशन में कहानी इस तरीके से लिख दें आपके सामने, ये जेई एडवांस के लिए यूजफुल है। क्या लिख दें कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन is applicable for diffusion of the gases from a container through the tiny hole, and rate of diffusion is the function of time, and as the pressure decreases the rate of diffusion decreases. Answer the following questions. फिर तो समझ जाओ आप कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को कांस्टेंट नहीं मान सकते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यू विल हैव टू एज्यूम दैट इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसा मैंने अभी सिखाया आपको। दिमाग लगाएं तो समझ में आए बात। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, चलिए इसको हटाते हैं पहले। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ले ली, हीलियम गैस इफ्यूजेस and infuses at 2000 mmHg pressure initially, and took 5000 seconds to drop its pressure to 1000 mmHg। ठीक है, how much time will it take for pressure of methane gas to drop from 2000 mmHg to 1500 mmHg if used from same vessel, under similar conditions. Consider effect of
वेरिएशन ऑफ प्रेशर कंसिडर इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ इफ्यूजन। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस टेक द क्वेश्चन। आप ही करो ना, अब मैं तो कर ही दूंगा, आप करो क्वेश्चन को, मुश्किल ना है। बस लास्ट में जो बात लिखी है ना कि इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर का इफेक्ट रेट ऑफ इफ्यूजन पर होता है, ये कंसीडर करके क्वेश्चन को जवाब दें। डू इट नाउ। चलो देखो, हीलियम गैस इफ्यूजेस एट 2000। देखो हीलियम के लिए 2000 टॉर मतलब mm ऑफ Hg से 1000 टॉर तक ये गया एंड टाइम लगा 5000 सेकेंड्स। और फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला तो ये था -dp/dt रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/√m, ये तो था। और यहाँ से फॉर्मूला था ln p/p0 इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या था वो -k × t/√m, ये था फॉर्मूला। तो चलो देखिए, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था 2000 अपॉन फाइनल 1000 इज इक्वल टू -k × t, टाइम कितना लगा 5000 सेकेंड अपॉन रूट ऑफ मोलर मास, किसके लिए? हीलियम के लिए 4। मीथेन के लिए लेते हैं। चलो हम कहे हैं 2000 to 1500, तो लॉग ऑफ, लॉग क्यों? ln लो ना, ln आएगा, ln, यहाँ भी ln नेचुरल बेस पर 2000 से कहाँ पहुँच गए 1500 एंड इट इज इक्वल टू -k इंटू कितना प्रेशर था इनिशियली, टाइम कितना लगा हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन रूट ऑफ मोलर मास कितना 16, मीथेन है ना, दोनों को डिवाइड कर लो, करो डिवाइड। -k से -k कैंसिल आउट हो गया और यहाँ लॉग में कन्वर्ट कर लो, 2.303 का फैक्टर तो ऊपर नीचे दोनों आएगा कैंसिल्ड आउट, तो ये 3 0 और ये 2 0 से 2 0, तो लॉग ऑफ 2/log ऑफ ये 5 या 15 5 चौक 20 log 4 माइनस log 3 विल बी इक्वल टू 5000/2 इंटू 4/t, 2 से ये 2 बार 10,000 10,000/t। जरा सॉल्व करो इसको फर्दर। log 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं, log 4 की वैल्यू 0.6 आ जाएगी और log 3 की वैल्यू 0.48 ले लेते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, ये जरूरत पड़ने पर आप यूज करें। देखो क्वेश्चन में दे देंगे, चलो log 2 की वैल्यू 0.3 और log 3 की वैल्यू 0.48। देखो भाई ये बेसिक लॉग वगैरह पढ़ लो आप, ये फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है और मैथ्स तो है ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। और log 2 की वैल्यू 0.3 ले लो, वैसे तो 0.301 होती है बट 0.3 ले लो चलेगा। log 3 की वैल्यू वैसे तो 0.477 होती है बट हम 0.48 ले रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है। वुड बी इक्वल टू 10,000/t, तो t की वैल्यू हो गई 10,000 इंटू कितना 0.12/0.30, ये 30 से 12 12 दूनी 24 और 36 2.5, एक और 10 आ गया यहाँ 25 चौका 100 400 इंटू 4000, तो 4000 सेकेंड इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार अपनी खुद कर लेना आप। सो द आंसर इज 4000 सेकेंड। गाइज ये था 4000 सेकेंड्स विल बी टेकन अप कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन। तो ये था क्वेश्चन, जेई एडवांस्ड के लिए काम में आएगा, ये मेंस वाले चाहे तो छोड़ दें। जेई एडवांस्ड के लिए इस तरह के क्वेश्चंस यूजफुल हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में वो लैंग्वेज लिख करके आपको दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व। नोट करें इस पूरे पॉइंट को। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं ग्राहम्स लॉ के
और बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। अमेरिका इस चीज़ को यूज़ करता है फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम U-235 ओवर U-238, और वो इस कॉन्सेप्ट को न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो लिखो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इफ्यूजन है वो एक ही बात है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आप किसी एक एलिमेंट को दूसरे के रेस्पेक्ट में एनरिच करा सकते हो बाय इफ्यूजन इन मल्टीपल स्टेप्स। तो यूएस एटॉमिक कमीशन uses the concept of Graham's law US Atomic Commission uses the concept of Graham's law to enrich uranium-235 with respect to uranium-238 from natural ore of uranium। एक्चुअली देखो, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वो अल्फा डीके बीटा डीके करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व आउट, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। बट जो नेचुरल ओर हैं यूरेनियम के, यूरेनियम में दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, U-235 एंड U-238। हमें ज़्यादा डिज़ायरेबल है, जो परसेंटेज होती है उसमें यूरेनियम-235 थोड़ा कम होता है, हमें बढ़ानी पड़ती है। फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो जो नेचुरल ओर है उसमें दोनों की अपनी अपनी परसेंटेज होती है, हमें थोड़ी परसेंटेज बढ़ानी पड़ती है U-235 की विद रेस्पेक्ट टू U-238। अब यूरेनियम तो सॉलिड है, सॉलिड थोड़ी डिफ्यूज होगा। फ्लोएबिलिटी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की है वो सॉलिड्स में थोड़ी होती है, वो तो लिक्विड्स और गैसेस में होती है। तो वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द गैस, तो क्या करते हैं, यूरेनियम इज रिएक्टेड विथ फ्लोरीन। अब आप जानते हो फ्लोरीन इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और वो गैसियस प्रोडक्ट बनाता है। यूरेनियम इज रिएक्टेड विद F2 टू फॉर्म U-235F6 एंड U-238F6 गैसेस। ये गैसेस बन जाती हैं और इन गैस के मिक्सचर को इफ्यूज कराया जाता है थ्रू द टाइनी होल्स इन द मल्टीपल स्टेप्स। दिस गैस मिक्सचर is effused. This gas mixture is effused in multiple steps to enrich U-235F6 with respect to U-238F6। एंड फाइनली जब हमें डिजायर्ड रेशियो मिल जाता है तो फिर बाय सम केमिकल मेथड्स फ्लोरीन को हटा दिया जाता है एंड वी कैन गेट डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ द U-235 विद रेस्पेक्ट टू द U-238 एंड द डिजायर्ड मिक्सचर, ऑब्जर्व्ड मिक्सचर, फाइनल जो मिक्सचर मिलता है दैट इज कॉल्ड एनरिच्ड मिक्सचर। द फाइनल ऑब्टेन्ड आइसोटोपिक मिक्सचर इज कॉल्ड enriched gas mixture, enriched mixture। तो वो हमें फाइनली एनरिच्ड मिक्सचर मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या है अब मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले ये वाली पूरी बात नोट करो, ये एप्लीकेशन है अमेरिका में खूब यूज होता है। 1000, 1500, 2000 स्टेजेस होती हैं ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस है, चलता जाता है एंड फाइनली we get the desired percentage of the U-235 with respect to U-238। दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, नोट करो। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट्स, नोट इट डाउन।
जैसे मान लो एनरिचमेंट के लिए मान लो ये एक कंटेनर लिया हमने और यहाँ एक बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब ली, उससे एक दूसरा वेसल कनेक्ट कर दिया। लाइक दैट वी कंटिन्यू टू कनेक्ट इट। लाइक दैट। ये मान लो NaNB है, मोल्स ऑफ गैस A एंड B। ए और बी हम मान लो दो आइसोटोप्स हैं या दो गैसेस हैं, उनको एनरिच करना है। थोड़ी देर के लिए वॉल्व ओपन कर दिया, धीरे धीरे, बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन है ये। अब और छोटा तो मैं क्या शो करूं, आप समझ जाओ। इट इज अ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन। वॉल्व इज ओपन, वॉल्व ओपन किया तो इसमें Na- मॉलिक्यूल्स आ गए, मोल्स आ गए A के, और यहाँ NB-, यहाँ Na-, यहाँ NB-, Na-, NB-। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज सेकेंड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन। ये होता है वॉल्व को ओपन कर दिया, दीज वॉल्व्स आर ओपन एंड ये कंटिन्यूस चलता ले आता है। एंड देर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्टेजेस। मान लो एक्स स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन हमने किया, वो हम चलो वर्ड्स में लिख देंगे। फॉर फर्स्ट स्टेज देखना, जरा फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफ्यूजन देखें तो आपको तो पता है Na-NB क्या थे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। अब वो इफ्यूज होकर के यहां पर कितने आए, यहां पहले वैक्यूम था, अब कितने आए Na-, NB-। तो आपको पता है कि Na-NB- इफ्यूज्ड हुए नंबर ऑफ मोल्स पहले स्टेज के लिए ये इफ्यूज्ड वाले थे और ये इनिशियल थे, तो इनिशियल मोल्स Na/NB इंटू रूट ऑफ मोलर मास MB/Ma। राइट। अब जरा सेकेंड स्टेज के लिए आओ। सेकेंड स्टेज ऑफ इफ्यूजन के लिए, अब सेकेंड स्टेज में ये Na- NB- क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, और Na-, NB- क्या होगा, इफ्यूज नंबर ऑफ मोल्स। तो Na-NB- would be equal to Na/NB into root of MB/Ma। तो इसका मतलब दो स्टेजेस में ऐसा हो गया। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जरा 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, Na-NB- इंटू Na-NB- इज इक्वल टू Na/NB। यहाँ Na- और NB- आएगा, क्यों, सेकेंड स्टेज के लिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स Na- NB- है, तो यहाँ Na- NB- लगाओ, मैं भूल गया था, लगाओ इसको। तो क्या हो गया, Na-NB- इंटू MB/Ma की पार हाफ हाफ, तो 2/2 हो गया। स्क्वायर रूट तो पावर 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया टर्म। तो देखना क्या हुआ, Na-NB-, मतलब सेकेंड स्टेज के बाद में, जो डिफ्यूजन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया A और B का, दैट इज नथिंग बट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो Na/NB इंटू MB/Ma की पावर हाफ। हाफ क्यों, 2/2। ऐसे थर्ड स्टेज में हो जाएगा तो 3/2, फोर्थ स्टेज में 4/2, और एक्स स्टेजेस हो जाएं तो Na(x), पावर नहीं है x नंबर ऑफ डैशेस, मतलब x स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन हो गए, अपॉन NB(x). कई बार स्टूडेंट पावर मान लेते हैं, अरे पावर नहीं है ये, Na की पावर x नहीं है, Na(x) NB(x) वुड बी इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो Na/NB इंटू MB/Ma की पावर x/2। यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ कि Na/NB(x) इज इक्वल टू Na/NB इंटू MB/Ma की पावर x/2। ये है, तो ये था इनिशियल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, initial ratio of number of moles of A and B, and what is it, ये क्या है, this is a desired ratio of
number of moles of A and B after enrichment. After enrichment, this is the desired ratio of the number of moles. तो इसका मतलब x stages of diffusion. तो desired ratio of number of moles of A and B after enrichment after x stages of diffusion. दिस इज द फॉर्मूला। हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बट कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। अब यहीं पे कौन हो जाएगा, NaNb कौन हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द UF6, U235 F6, U238 F6। हालांकि मोलर रेशियो में, मोलर मासेस में दोनों के बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन फॉर द डिजायर्ड एनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब तो मैंने कहा अमेरिका में US एटॉमिक कमीशन जो है वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, और लाइन से कई किलोमीटर तक थाउजेंड्स ऑफ स्टेजेस आर यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आप पूरी बात नोट करो। अगेन दिस इज यूजफुल फॉर JEE एडवांस्ड। JEE एडवांस्ड के लिए यूजफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन के लिए आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मुझसे बच्चे ये सब क्यों बता रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं ना, एडवांस्ड के लिए नहीं पढ़ रहा हो। कुछ बच्चे बीच बीच में ऐसा भी होते हैं, मुझे मैसेज करते रहते हैं पर्सनली भी कि सर वो मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ूँ क्या ये। तो भाई वो देखो सबका अपना अपना है, वैसे तो पढ़ो नॉलेज बढ़ती है, बट किसी को अगर मान लो रिसोर्सेज लिमिटेड हों और बस वो एक लिमिटेड मेहनत करना चाह रहा हो, तो फिर तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आपको पढ़ना चाहिए ये सब। तो नोट इट डाउन, विल टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ही है। क्या क्वेश्चन, ए नेचुरली अकरिंग, क्वेश्चन में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ए नेचुरली अकरिंग यूरेनियम contain U235, U235 and U238 by 10% and 90% by mole respectively। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई। If it is desired to enrich U235 to 90%, making use of relative rate of diffusion of U235 F6 and U238 F6. How many diffusion steps are required? How many diffusion steps are required? क्वेश्चन में दिया हुआ है log of 81 is equal to 1.9, log of 352 upon 349 का डेटा दिया हुआ है 3.7 × 10⁻³ -3। देखो ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है।
आप सॉल्व करो नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स कितने चाहिए क्वेश्चन में। पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। हाँ, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है आपको। क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारी बात आपको एकदम रिकलेक्ट हो जाएगी। अटेम्प्ट भी करो, लेट अस सी। मैं बताता हूँ अभी आंसर क्या होंगे। ऐसे में आपको जो वीडियो है वो पॉज करना होगा, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा और फिर आप मैच करो अपने आंसर। डू इट नाउ। कितने? देखो क्वेश्चन। नेचुरली अकरिंग यूरेनियम 10%, उसमें U235 है 90%। तो इनिशियली तो एक तरीके से मोल्स का रेशियो 1:9 था। तो मोल्स ऑफ U235F6 मोल्स ऑफ U238F6 का जो इनिशियल रेशियो है दैट इज गिवन 10/90, 1/9। और अब उल्टा करना है। अब 90% हमें क्या चाहिए? U235 चाहिए। तो डिजायर्ड रेशियो NX नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप U235F6 एंड N डिजायर्ड X मतलब नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स U238F6 का जो फाइनल रेशियो है वो चाहिए 9:1। फॉर्मूला लगाओ। 9:1 इज इक्वल टू 1/9 मोलर मास उल्टा लेना है। तो मोलर मास से U238 वाले का जोड़ोगे तो ये 351 आएगा शायद। देख लो 238 प्लस 19 गुणा 6, ये वैल्यू मैंने कितनी दी थी? 252 ही आएगा। 352 तो 352/349 की पावर x/2। डेटा मैंने आसानी दिया है ताकि कॉन्सेप्ट आप समझ पाओ। तो 9 स्क्वायर इधर आ गया। तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 352/349 की पावर x/2 81। तो लॉग ले लो x/2 ऑफ लॉग ऑफ 352/349 वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ 81। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू कितना 1.9/3.7 इंटू 10⁻³ मैं डायरेक्टली आंसर बतला देता हूँ। द वैल्यू कम्स आउट टू बी कितनी? ये 1022 के आसपास। इतने डिफ्यूजन स्टेप्स चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स नीडेड वुड बी 1022। अच्छा, स्टेप्स को मान लो ये कुछ ऐसा आ रहा हो 1021.7, तो फिर आपको नेक्स्ट इंटीजर रिपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेप्स फ्रैक्शन में थोड़ी लोगे। तो इस तरीके से यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर। हो गया ग्राहम्स लॉ, निमट गया ग्राहम्स लॉ। फिर भी चलो एक सवाल और लेते हैं। थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है। फनी मतलब वैसे क्वेश्चन तो अच्छा है, बट वीपिंग गैस और लाफिंग गैस के ऊपर ये क्वेश्चन है। बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है, तो मैं इसे क्लास में ही करा देता हूँ। पहले पूरी बात नोट करो। वी विल टेक अनदर क्वेश्चन ऑन इट। वेल, डिफ्यूजन पर लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अ टीचर एंटर्स ए क्लासरूम A teacher enters a classroom from the front door while a student from back door. ठीक है। There are 130 equidistant rows
130 equidistant rows of benches in classroom. The teacher releases N2O laughing gas N2O laughing gas and from the first bench while the student releases C6H11OBr weeping gas from the last bench. At which row will the student start laughing and weeping simultaneously? हाँ भाई बच्चों देखो ये है सवाल, एक बार पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में थोड़ा लंबा है, हालांकि थोड़ा फनी इसलिए है कि आपकी इंटेंशन देखो और हमारी देखो। हम लाफिंग गैस आपको हंसाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, और आप देखो आप वीपिंग गैस हमें रुलाना चाह रहे हो। बट हंसेगा भी स्टूडेंट और रोएगा भी स्टूडेंट, क्योंकि बीच में कोई स्टूडेंट बैठा होगा तो वहां पर कोई गैस मिलेगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीचर एंटर्स ए क्लासरूम फ्रॉम द फ्रंट डोर, स्टूडेंट्स बैक डोर से। 130 इक्विडिस्टेंट रोज हैं, बेंचेस लगी हुई हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं क्लासरूम के अंदर। आजकल तो क्लासरूम है ही नहीं, कोविड सिचुएशन की वजह से सब वर्चुअल क्लासरूम चल रही हैं, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट बेंच, ठीक है, फर्स्ट बेंच से लाफिंग गैस छोड़ी गई टीचर द्वारा, और लास्ट बेंच से वीपिंग गैस रुलाने वाली गैस को छोड़ा गया फ्रॉम द लास्ट बेंच। एट विच रो द स्टूडेंट स्टार्ट लाफिंग एंड वीपिंग साइमल्टेनियसली। देखिए इंटेंशन हमारी, खुश रहो, आबाद रहो। करो क्वेश्चन सॉल्व। देखो इधर, अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि ये बेंचेस हैं, ये फर्स्ट बेंच, ये सेकंड नहीं, ये 130 रोज हैं, 130th बेंच। अच्छा, पहली और दूसरी बेंच के बीच की डिफरेंस मान लो डी, ये डी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में 2D, तो फर्स्ट एंड 130th के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई? 130D नहीं, 129D। अरे समझो, फर्स्ट और सेकंड बैच के बीच की डिस्टेंस D है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2D, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में 3D, तो फर्स्ट और 130th बेंच के बीच की डिस्टेंस 129D। फाइन, यहाँ से N2O गैस भेजी गई और यहाँ से वीपिंग गैस कौन सी C6H11OBr भेजी गई, राइट। ये कह रहे हैं कि कहाँ पर ये गैस मिलेंगी, और वो वाला स्टूडेंट जो है हंसेगा भी और रोएगा भी, कभी हंसे कभी रोए, वो डिपेंडिंग अपॉन द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द गैस इनहेल्ड। तो ये क्वेश्चन की बात कह रहे हैं। तो क्या करोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, दोनों गैसेस मूव करेंगी,
तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2O अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वीपिंग गैस C6H11OBr विल बी इक्वल टू, बाकी सब सिमिलर कंडीशन सेम है। तो ऐसे में स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ C6, तो ये कितना आएगा मैं बता देता हूँ। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी आई थिंक ये 128 और ये 48 अच्छा 14 44 आ जाएगा। N2O 44 और ये शायद 4 चौक 16 179, देख लेना कितना 4 नियरली 2 के बराबर आ गया रेशियो। अब ये कितनी डिस्टेंस जाएगी, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई N2O रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई C6H5OBr 2 टाइम्स। अब दोनों का सम कितना है, मान लो वो यहाँ मिले इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई N2O है और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई C6H11OBr है। दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 129D। तो एक तरीके से D ऑफ N2O प्लस D ऑफ C6H11OBr इज इक्वल टू 129D। जरा वैल्यू रखना 2 टाइम्स के बराबर, तो 3 इंटू डिस्टेंस C6H11OBr इज इक्वल टू 129D। तो यहाँ से D ऑफ C6H11OBr वीपिंग गैस इज इक्वल टू व्हाट, 3 से जरा डिवाइड करो इसको, तो 3 चौक 12 और 3 या 9 43D आ गया। इसका मतलब तो D ऑफ कितना हुआ, ये N2O कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 43D 86D। इसका मतलब N2O वाले एंड से फ्रंट डोर से 86D का मतलब 87th रो विल बी देयर। D डिस्टेंस के बाद सेकेंड रो, 2D के बाद थर्ड, तो 86D के बाद कौन सी वाली बेंच आएगी, कौन सी वाली रो आएगी, 87th। तो स्टूडेंट will laugh and weep simultaneously at 87th row। ये है आंसर। तो आंसर इज व्हाट, 87th रो। तो गाइज ये था क्वेश्चन, आसान था बट कॉन्सेप्चुअल था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड था। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करें पूरी बात, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है, नियरली इसको 2 ले लिया, हालांकि एग्जैक्टली ये 2 के बराबर नहीं है, बट फिर भी वी कैन डू इट लाइक दिस, डू इट। एंड नाउ हो गया ग्राहम्स लॉ कंप्लीटेड, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टेकन, इनफ टाइम वी हैव गिवन। और अब हम चलिए बात करते हैं, एक पहले भी कहा था हमने, प्रॉब्लम्स ऑन कनेक्टिंग कंटेनर्स। कनेक्टिंग कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेडिंग लिखो प्रॉब्लम्स ऑन कनेक्टिंग कंटेनर्स। नहीं, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है वो। प्रॉब्लम्स ऑन कनेक्टिंग कंटेनर्स। तो कनेक्टिंग कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसा कहेगा, मान लो ये कोई कंटेनर हैं 2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वॉल्व। वॉल्व है ऑन ऑफ करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो एक वॉल्व है, उससे 2 कंटेनर्स सेपरेटेड हैं। क्वेश्चन ये कहेगा कि यहाँ कोई गैस X है, मान लो यहाँ भी कोई गैस X की जगह हो सकता है Y हो जाए, कुछ भी अलग अलग गैसेस हैं। यहाँ कुछ प्रेशर Px है, यहाँ प्रेशर Py है, कुछ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, या कुछ मोल्स हैं, कुछ भी है।
when valve is opened, then after some time, ऑब्वियसली अगर मान लो गैस x है यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ तो वैक्यूम हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, तो गैस x यहाँ से यहाँ मूव करेगी, y राइट से लेफ्ट मूव करेगी, और दोनों केसेस में गैसेस मूव करेंगी एंड फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड गैस x और y यहाँ भी होंगे एंड द टोटल प्रेशर इन द एंटायर वेसल वुड बी सेम। यही तो है पास्कल्स लॉ, फिजिक्स में पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ कि गैस प्रेशर इन द एंटायर कंटेनर एवरीवेयर इज सेम। अब ये रूम है, गैस की डेंसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, काफ़ी कम होती है, तो हाइट का इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस एयर का, इस रूम में हवा है, तो हवा जितना प्रेशर ऊपर डाल रही होगी उतना प्रेशर नीचे भी डाल रही होगी, तो इतनी हाइट का कोई खास वेरिएशन गैस के प्रेशर में नहीं होता, बिकॉज डेंसिटी ऑफ गैस इज मच मच लो। हालांकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, ये बात पढ़ेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इन बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द बैरोमीटर, कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेंगे उस सब की बात भी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन वाल्व इज ओपन्ड आफ्टर सम टाइम प्रेशर इन बोथ वेसल्स बिकम सेम। टोटल प्रेशर की जगह लिख दो, टोटल प्रेशर इन बोथ द वेसल्स बिकम सेम। दोनों वेसल्स में प्रेशर टोटल जो है वो सेम हो जाता है, भले ही टेम्परेचर दोनों के अलग अलग हो या सेम हो। एक कॉन्सेप्ट भी होता है पास्कल्स लॉ। क्या है पास्कल्स लॉ? दैट इन ए कंटेनर इफ गैस इज प्रेजेंट और गैसेस आर प्रेजेंट देन टोटल प्रेशर एवरीवेयर वुड बी सेम। तो प्रेशर in a vessel having gas is same everywhere। तो प्रेशर इन ए वेसल हैविंग गैस इज सेम एवरीवेयर। तो हर, जैसे रूम है, रूम में हवा है, तो हवा का प्रेशर यहाँ छत पर के पास कॉर्नर में या नीचे, एवरीवेयर इट इज टेकन सेम एंड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर। तो यही कॉन्सेप्ट है कि वाल्व जब ओपन कर दोगे प्रेशर शुरू में भले ही अलग अलग होंगे, फाइनली द प्रेशर इन द वेसल एक्स एंड वाई वुड बी सेम। बस इतना कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो वाल्व ओपन करने के बाद जितने भी कंटेनर्स आपने कनेक्ट किए हैं सब में प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लिखा है व्हेन वाल्व इज ओपन देन आफ्टर सम टाइम टोटल प्रेशर इन बोथ वेसल्स विल बिकम सेम। तो प्रेशर वुड बी सेम। इवन इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर ऑल्सो विल बिकम सेम, अदरवाइज फ्लो विल बी देयर। तो ये था कॉन्सेप्ट। चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, नोट करिए इस पूरी बात को। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि ये एक कंटेनर है और यहाँ से एक वॉल्व, नेग्लिजिबल वॉल्यूम की एक ट्यूब है और एक वॉल्व है जो कि क्लोज्ड है इनिशियली, और ये मान लो 10 लीटर का कंटेनर है, ये 25 लीटर का कंटेनर है। यहाँ O2 गैस है, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वैक्यूम है इनिशियली, कुछ प्रेशर नहीं है बट वॉल्यूम 25 लीटर है, और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने ये कहा कि इनिशियली ये सिचुएशन थी, इनिशियली वॉल्व इज क्लोज्ड, फाइंड फाइनल प्रेशर इन, मान लो ये वेसल ए है, ये वेसल बी है, इन वेसल ए एंड बी तो फाइंड फाइनल प्रेशर इन वेसल ए एंड बी इफ वॉल्व इज ओपन्ड।
अच्छा, जब भी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब बराबर हो चुके हैं, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ऑल्सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ number of moles of O2 gas in vessel A and B। बस ये है क्वेश्चन। करो, सॉल्व करो, आप ही करो जरूर, मैं बताता हूँ आंसर क्या है, एक बार आप सॉल्व करो। अभी तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, वाल्व ओपन कर दिया और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फाइनली प्रेशर दोनों वेसल में वुड रिमेन सेम। उसको एक सिंगल सिस्टम काउंट करेंगे एंड द प्रेशर एवरीवेयर इन द सिस्टम, gaseous system would be same. Do it now. हाँ भाई, देखो क्या था, इनिशियली वैक्यूम था, ठीक है। अब मान लो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे अब वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए होंगे। अब प्रेशर कितना होगा, वाल्व ओपन कर दिया आपने तो P फाइनल इंटू V इज इक्वल टू RT nRT। अच्छा, इनिशियली क्या था, इनिशियली तो मोल्स केवल A में थे, तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना था, 10 इंटू वॉल्यूम 10 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, पता नहीं, मान लो मोल्स ऑफ O2 गैस इंटू R इंटू टेम्परेचर। कुछ ना बोला जाए तो टेम्परेचर इज अज्यूम्ड कांस्टेंट, कुछ ना बोल रहे हैं क्वेश्चन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे। ये इनिशियल थी इक्वेशन नंबर 1। वाल्व को ओपन कर दिया तो P फाइनल इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया जरा देखना आप, फाइनल वॉल्यूम, तो P फाइनल वी हैव टू फाइंड आउट एंड द फाइनल वॉल्यूम इज व्हाट, 10 लीटर प्लस 25 लीटर 35 लीटर इज इक्वल टू टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो वही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए बस दोनों में मिला करके, इंटू R इंटू क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो टेम्परेचर T। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो 2 को 1 से, तो क्या हुआ, P फाइनल इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 10 वुड बी इक्वल टू RT, कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया मोल्स ऑफ O2 इंटू RT अपॉन ये भी मोल्स ऑफ O2 इंटू RT, ये सब कैंसिल आउट हो गए। जरा देखो आंसर क्या हो गया, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 35, तो P फाइनल इज इक्वल टू 100 अपॉन 35 एटमॉस्फेयर। इनिशियली 10 एटमॉस्फेयर था, घट करके 100 अपॉन 35 हो गया एटमॉस्फेयर में। तो गाइज ये था आंसर, ये है फाइनल प्रेशर। अच्छा, अब ये भी पूछ रहे हैं फाइनल प्रेशर ये दोनों में सेम है, यही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन वेसल A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या O2 का प्रेशर इन B, यही तो है फाइनल प्रेशर 100 अपॉन 35 टॉर क्यों एटमॉस्फेयर। एक पार्ट और कहा है क्वेश्चन ने कि बताओ फाइनली जो है वो A और B में मोल्स का रेशियो क्या होगा। अब मोल्स का रेशियो क्या होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम है, इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर दोनों में सेम, R तो है ही कांस्टेंट, प्रेशर भी दोनों में सेम है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ O2 इन A अपॉन मोल्स ऑफ O2 इन B विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B, और वॉल्यूम ऑफ A 10 अपॉन 25, कितना 5 2 2:5, यही आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। जो वॉल्यूम का रेशियो वही उनके मोल्स का भी रेशियो, बिकॉज टेम्परेचर इज बोथ द वेसल सेम एंड प्रेशर दोनों का सेम हो चुका है। आसान क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये बात बाद में कहते हैं कि सर कनेक्टिंग कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कनेक्टिंग कंटेनर्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं, रटने की कोशिश करते हो, लॉजिकली जाओ। कनेक्टिंग कंटेनर्स में वाल्व ओपन करने के बाद फाइनली जब सब कुछ सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देन यू विल से दैट द फाइनल प्रेशर एवरीवेयर वुड बी सेम। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस कैन बी अकॉर्डिंगली सॉल्व्ड। नोट करो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी लेंगे तो नोट इट डाउन।
हाँ देखो ये एक क्वेश्चन पूछ लें, सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन है। मान लो ये एक कंटेनर है और इसको एक कनेक्ट कर दिया गया एक कैपिलरी, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब से, और ये मान लो दूसरा कंटेनर है, ये 2 लीटर का है, ये 1 लीटर है, यहाँ 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, गैस X है, वेसल 1, गैस यहाँ भी X ही है, वेसल 2 है, ये इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन एंड दिस इज 300 केल्विन, ये दिया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन है? इफ वाल्व is opened and temperature of vessel 2 is raised to 500 Kelvin, then find pressure in each vessel finally. Then find pressure in each vessel finally. ये है सवाल। पहला क्वेश्चन समझ लो आप, क्या कहा क्वेश्चन में? ये 2 कंटेनर्स हैं, कंटेनर 1 कंटेनर 2, दोनों का टेम्परेचर इनिशियली सेम 300 केल्विन 300 केल्विन। पहले में 10 एटमॉस्फेयर, दूसरे में 12 एटमॉस्फेयर, गैस दोनों में X है, वाल्व को ओपन कर दिया और टेम्परेचर सेकंड वाले वेसल का बढ़ा के कर दिया 500 केल्विन। तो बताओ फाइनली प्रेशर कितना होगा? दोनों वेसल्स में सेम ही होगा बट कितना होगा? करो सॉल्व क्वेश्चन। आपने वाल्व ओपन कर दिया, 1 लीटर 2 लीटर, अब यहां प्रेशर फाइनल हो गया, P फाइनल हो गया, वाल्व इज ओपन। ये वेसल 1 है, ये वेसल 2 है, 300 केल्विन और इसको 600 केल्विन कर दिया। गैस यहां भी X ही है, गैस यहां भी X ही है। बट एक बात ध्यान दो, यहां कुछ मोल्स थे, यहां कुछ मोल्स थे। मान लो N1 और N2 मोल्स थे पहले वेसल में और दूसरे में। टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी सेम रहेंगे, बंद डब्बा है, कहीं बाहर थोड़ी जाएंगे। अब मोल्स पहले वाले में मान लो N1 डैश हो गए और दूसरे में N2 डैश हो गए, तो टोटल मोल्स दोनों में मिला के अब भी दोनों में मिला के सेम ही होंगे। N1 N2 क्या है? इनिशियल मोल्स इन द वेसल 1 एंड वेसल 2। N1 डैश N2 डैश क्या है? टेम्परेचर चेंज करने के बाद, वाल्व ओपन करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल 1 एंड वेसल 2। क्लियर? टोटल मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, मोल्स आर कंजर्व्ड, राइट? मोल्स क्या होते हैं? PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कितना था पहले? प्रेशर 10 इंटू वॉल्यूम 2 लीटर अपन R इंटू टेम्परेचर 300। प्रेशर कितना? 12 इंटू वॉल्यूम 1 अपॉन R इंटू टेम्परेचर 300 इज इक्वल टू N1 डैश, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कितना? यही तो फाइंड आउट करना है, इंटू वॉल्यूम 2 लीटर अपॉन R इंटू टेम्परेचर 300 प्लस प्रेशर फाइनल इंटू वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन R इंटू टेम्परेचर 500 कर दिया आपने बढ़ा के 500। अच्छा ध्यान से देखना, R कैंसल्ड आउट फ्रॉम द एंटायर इक्वेशन, 2 जीरो भी कैंसल्ड आउट फ्रॉम द एंटायर इक्वेशन। तो 10 दूनी 20, तो 20/3 प्लस 3 चौक 12 4 शुड बी इक्वल टू 2pf अपॉन 2/3 प्लस 1/5 इंटू pf। 5 तिया 15, 3 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी तिया 15 3 इंटू pf। तो ये हो गया 13/15 pf। आ गया pf बस। अब तो क्या, 4 तिया 12 और 20, 20 और 12 32, 32/3 इज इक्वल टू 13/15 इंटू pf। तो pf की वैल्यू फाइनल प्रेशर ही तो पूछा था क्वेश्चन ने, 3 से 5 बार कैंसिल और 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 160/13 एटमॉस्फेयर। दिस इज द आंसर। तो 160/13 एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सवाल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, एक ही तो कॉन्सेप्ट है।
वाल्व ओपन करने के बाद जितने भी वेसल्स कनेक्टेड थे, प्रेशर एवरीवेयर वुड बी सेम, कॉल्ड पास्कल्स लॉ। सो दैट इज इट गाइज, आज बस यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। अगले लेक्चर में आगे की बात कहेंगे।